जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे द नेशनलिस्ट मूवमेंट एक्सट्रीमिस्ट फेज का, जो उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। ये हमारा दूसरा पार्ट रहने वाला है बच्चों। राष्ट्रीय आंदोलन चरमपंथी चरण 1905 से 1917, राइट। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट है। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था वहां पर हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था, लेकिन बच्चों इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में, है ना। पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल विभाजन के बारे में। एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ध्यान से इस पूरे टॉपिक को पढ़िएगा और यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। आपको बता दूं, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और चारों का जो लिंक है बच्चों वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए आज का जो अपना टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल विभाजन। देखिए बच्चों, बंगाल विभाजन की अगर मैं बात करूं ना, तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था ना, उसका जो दूसरा चरण शुरू होता है जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 के अंदर, राइट। उससे पहले हमने पढ़ा था 1885 से 1905 का दौर, है ना। पिछले प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वहां पे पढ़ चुके हैं उदारवादी युग के बारे में। लेकिन वास्तविक जो सेकंड फेज जो शुरू होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का, तो वो शुरू होता है जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। अब ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो भी हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो देखिए उस टाइम का जो बंगाल था ना, तो देखिए ऐसे समझो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। तो आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में यहां पर आपको यूपी मिलेगा, यहां पर बिहार मिलेगा, यहां पे बंगाल मिलेगा, इधर उड़ीसा है और इधर आपको असम मिलेगा, है ना। ऐसे ही कुछ है। तो उस टाइम का जो बंगाल था ना बच्चों, उस टाइम के बंगाल का मतलब था एक तो उड़ीसा राज्य, ठीक है, पश्चिम बंगाल और बिहार, ठीक है। ये सारा का सारा जो एरिया था ना, ये पूरा का पूरा एरिया ये हुआ करता था बच्चों उस टाइम का बंगाल। एरिया आप समझ गए, लोकेशन आप समझ गए कि मैं कहां के बंगाल की बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये जो था ना बंगाल, बंगाल जो है यहां पर जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज थी ये उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था यहां पे। यानी कि जितने भी राष्ट्रवादी जो आंदोलन शुरू हुए ना, हम कह सकते हैं वो कहां से शुरू हुए, बेसिकली बंगाल से शुरू हुए थे। उस टाइम का एक गढ़ था उस टाइम पे आंदोलनों का, राइट। दूसरी बात क्या थी कि भाई मैनी रेवोल्यूशनरीज ऑफ द नेशनल मूवमेंट बिलोंग टू बंगाल एंड इट वाज द नर्व सेंटर ऑफ ऑल द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। क्या कहना चाहता है कि मतलब बहुत सारे जो आंदोलनकारी थे ना उस टाइम के, वो कहां से बिलोंग करते थे, वो बंगाल से बिलोंग करते थे। यानी कि बंगाल जो था एक सेंटर था पॉलिटिकल एक्टिविटीज का, राजनीतिक गतिविधियों का, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब जैसे मान लो ये बंगाल है उस टाइम का, ठीक है। तो जो ईस्टर्न पार्ट था ना, ईस्टर्न पार्ट मतलब ये वाला एरिया जिसको हम पूर्वी बंगाल कहेंगे। तो जो पूर्वी बंगाल जो था जिसको हम आज के टाइम में बांग्लादेश कहते हैं, तो वहां पर मेजोरिटी में मुस्लिम कम्युनिटी थी बच्चों। मेजोरिटी में कौन सी थी, मुस्लिम कम्युनिटी थी। और जो वेस्टर्न पार्ट था यानी कि पश्चिमी बंगाल था, यानी कि ये वाला जो बंगाल था पश्चिमी बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, यहां पर कौन सी जो है मेजोरिटी थी, तो यहां पर हिंदू मेजोरिटी थी, यानी कि यहां पर हिंदू ज्यादा रहते थे। तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि पूर्व की तरफ पूर्वी बंगाल के अंदर मुस्लिम ज्यादा थे और पश्चिम बंगाल के अंदर कौन ज्यादा थे, तो पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू ज्यादा थे। क्लियर है बच्चों। उसके बाद इंडिया के जो होम सेक्रेटरी थे, गृह सचिव थे, उनका नाम था एच रिस्ले। क्या नाम था, एच रिस्ले। 16 दिसंबर 1904 को इन्होंने एक बात कही थी। पता क्या बात कही थी, इन्होंने कहा कि एकजुट बंगाल एक पावर है, बटा हुआ बंगाल कई दिशाओं में खींचेगा। क्या मतलब था इनका, यही इशारा था कि भैया अगर बंगाल एक रहा ना तो ये हिंदू मुसलमानों की एकता बढ़ती रहेगी और धीरे धीरे ये हमें परेशान करेंगे, लेकिन अगर बटा हुआ बंगाल होगा ना तो ये कई दिशाओं में खींचेगा। यानी कि यहां पर अगर हम बंगाल को बांट दें, यानी कि एक हिंट है इनके एक तरफ से कि अगर हम बंगाल को बांट देना तो बंगाल पूरी तरह से टूट जाएगा, यहां के लोग आपस में मर के मर जाएंगे, है ना। समझ रहे हो बात को। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, अनाउंसमेंट ऑफ द पार्टीशन, जो बंगाल जो विभाजन था उसकी घोषणा हुई। घोषणा कब हुई, 20 जुलाई 1905 को। और किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी। किसने की, लॉर्ड कर्जन ने की थी बच्चों। लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे भारत देश का वॉइसरॉय था, ठीक है। तो इसने क्या किया, बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल और असम और दूसरा रेस्ट ऑफ द बंगाल। यानी कि हम कह सकते हैं एक था पूर्वी बंगाल, ठीक है, और जो बचा हुआ जो बंगाल था उसको नाम दे दिया बच्चों पश्चिमी बंगाल। क्या नाम दे दिया, पश्चिमी बंगाल। अभी जस्ट मैंने आपको मैप पे बताया ना, ठीक है। तो ये पूर्वी बंगाल हो गया और ये पश्चिमी बंगाल हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो पूर्वी बंगाल है यानी कि जो ये वाला एरिया है और यहां पर जो असम है, ठीक है, यहां पर जो असम है, यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर तो जो पूर्वी बंगाल है यहां पर क्या था, यहां पर 31 मिलियन लोग रहते थे। 31 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन के अंदर बच्चों 10 लाख होते हैं।
तो 31 मिलियन से 31 मिलियन मतलब 31 को 10 लाख से गुणा कर दो, राइट। और इवन ये जो पश्चिमी बंगाल था ना, यहां पर 54 मिलियन लोग रहते थे। यहां पे 54 मिलियन, वही बात, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। और 54 मिलियन के अंदर भी बच्चों जो 18 मिलियन लोग थे, 18 मिलियन लोग वो तो बंगाली थे, और 36 मिलियन लोग कौन थे? 36 मिलियन लोग बिहारी और उड़िया के थे। समझ में आई बच्चों? जो बाकी बचे हुए बंगाल में रहते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूर्वी बंगाल, ये वाला जो एरिया था, ठीक है, पूर्वी बंगाल और असम वाला एरिया, यहां पर 31 मिलियन लोग रह रहे थे, और जो पश्चिम बंगाल था यहां पर 54 मिलियन लोग रह रहे थे। तो टोटल अगर मैं देखूं तो 85 मिलियन लोग भारत के अंदर बंगाल वाले एरिया में रहा करते थे उस टाइम पे। ठीक है बच्चों। अच्छा, उस टाइम पर एक ना एक वो थे, एडिटर थे, इनका नाम था के मित्र। ठीक है, के मित्रा, इनका एक अखबार था जिसका नाम था संजीवनी। ठीक है, तो जब ये बंगाल विभाजन हुआ था ना बच्चों, जब ये बंगाल विभाजन हुआ तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि सबसे पहले बंगाल विभाजन की खबर किस अखबार ने छापी थी? तो बच्चों बंगाल विभाजन की सबसे पहले जो खबर छापी थी वो छापी थी बच्चों संजीवनी अखबार ने। संजीवनी अखबार के अंदर संपादक कौन थे? तो के मित्रा। ठीक है, और इन्होंने ही आइडिया दिया था कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ब्रिटिश सरकार का बॉयकॉट करना चाहिए, हमें स्वदेशी मूवमेंट शुरू करना चाहिए। समझ में आई इतनी बात? क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भाई बंगाल विभाजन के बारे में सबसे पहले किस अखबार ने बताया था? तो जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा संजीवनी। और संजीवनी अखबार के संपादक कौन थे? के मित्रा। ठीक है बच्चों, और इसी अखबार ने क्या किया था? इसी अखबार ने जो है सबसे पहले ये आइडिया दिया था कि हमें क्या करना चाहिए, हमें स्वदेशी मूवमेंट को जो है भारत के अंदर शुरू करना चाहिए, राइट बच्चों। अच्छा, उस टाइम पे जो कर्जन, जो भारत का वॉइसरॉय था ना, जब इससे पूछा गया ना कि भाई आपने क्या सोच के बंगाल विभाजन की है, क्या आपकी मंशा है, तो इन्होंने ये कहा कि जी देखो ऐसा है, ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो बंगाल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है बंगाल कि हम उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं, प्रशासनिक कारण। ये एग्जाम में पूछा गया कई बार क्वेश्चन कि कर्जन का क्या जवाब था? तो कर्जन का जवाब था प्रशासनिक कारण। कहता प्रशासनिक कारणों की वजह से हमें बंगाल को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा, क्योंकि हम जो है ना वहां पर काफी अच्छे तरीके से प्रशासन को चला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल एरिया बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है, राइट। लेकिन जो नेशनलिस्ट जो लोग थे, जो राष्ट्रवादी जो लीडर्स थे, उन्होंने ये आरोप लगाया कर्जन के ऊपर कि नहीं भाई, ये सब तो तुम दुनिया को दिखाने के लिए बता रहे हो कि बहुत ज्यादा जनसंख्या है, एरिया बहुत बड़ा है, हम वहां पे प्रशासन नहीं संभाल पा रहे हैं। वास्तविकता ये है कि तुम हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना चाहते हो। याद है, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। बोले तुम ये चाहते हो कि हिंदू मुसलमान के बीच में आपस में फूट पड़े और आपस में लड़े ताकि तुम्हें फायदा हो। तो बोले ऐसा नहीं होगा भाई, ये सब बिल्कुल गलत है, राइट। तो कड़ी निंदा की गई यहां पे कर्जन की। अब ऑब्वियस सी बात है, अब यहां पे अब बंगाल विभाजन का विरोध तो इंडिया के अंदर होना ही है। तो विरोध के अंदर बच्चों बहुत सारे लीडर्स निकल कर आए, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा हैं, पृथ्वी चंद्र रे, राइट। ये बेसिकली लीडर थे एंटी पार्टीशन कैंपेन के, यानी कि ये जो विभाजन हुआ है इसके विरोध में ये सारे लीडर्स निकल कर आए। इवन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के अंदर एक टाउन हॉल था बच्चों। ठीक है, एक हॉल था जिसे बोलते थे टाउन हॉल। टाउन हॉल के अंदर बहुत ही बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। उन्होंने शपथ ली, उन्होंने प्रण लिया कि भैया हम क्या करेंगे, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, यानी कि जो विदेशी वस्तुएं हैं हम उनका क्या करेंगे, हम उनका बहिष्कार करेंगे। इन्होंने बॉयकॉट का एक रेजोल्यूशन निकाला, एक प्रस्ताव जारी किया और एक फॉर्मल घोषणा की इन्होंने कि अब से हम क्या शुरू करने वाले हैं, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन शुरू करने वाले हैं। तो यहां से हमारे लिए बच्चों 2 क्वेश्चन निकलते हैं। एक क्वेश्चन तो यह निकलता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो है कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट। एक चीज तो ये। दूसरी बात बच्चों, क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को। कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था, राइट बच्चों। अब ये जो आपका बंगाल विभाजन है, घोषणा तो इसकी हो गई थी पहले ही, है ना, मैंने जस्ट आपको बताया। घोषणा कब हो गई थी? 20 जुलाई 1905 को। लेकिन ये लागू कब हुआ? लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल जो विभाजन था वो लागू हो चुका था, और 16 अक्टूबर को ही हम मनाते हैं बच्चों बंटवारा दिवस, पार्टीशन डे। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ ले बंटवारा दिवस, तो 16 अक्टूबर। और किसकी याद में मनाते हैं हम? तो
ये जो बंगाल विभाजन हुआ था इसकी याद में मनाते हैं बच्चों। हर गली गली में जो लोग थे वो वंदे मातरम गाना गा रहे थे, वंदे मातरम, है ना। जो है महिलाएं जो है पुरुषों को राखियां बांध रही थी, एक सिंबल दिखा रही थी यूनिटी का, राखियां बांधी जा रही थी, क्योंकि उनको पता था कि अब भैया पश्चिमी जो बंगाल है वहां पर हिंदू रह जाएंगे और जो पूर्वी बंगाल है वहां पर सारे के सारे मुस्लिम चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी प्रावधान था कि मुस्लिम जो है पूर्वी बंगाल में रहेंगे और हिंदू जो है वो पश्चिम बंगाल में रहेंगे। तो इस वजह से क्या हो चुका था, यहां पे बहुत ही बुरा माहौल उस टाइम पे क्रिएट हो चुका था, राइट। उसके बाद बच्चों गोपाल कृष्ण गोखले नाम आपने सुना होगा। तो बच्चों इनके बारे में क्या था कि जो कांग्रेस पार्टी थी, मैंने आपको बताया था हर साल नई नई जगह बैठकें होती थी, है ना। तो 1905 की जो बैठक थी ना कांग्रेस पार्टी की, वो हुई थी बनारस में, और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ही प्रपोजल दिया था कांग्रेस पार्टी के उस बैठक के अंदर कि हमें स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट शुरू करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि भैया उस टाइम पर क्या था कि हमने भी बताया कि आपको स्वदेशी मूवमेंट भारत के अंदर शुरू हो चुका है, ठीक है, बंगाल के अंदर शुरू हो चुका है। इन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि भाई जो स्वदेशी आंदोलन हमने शुरू किया है, ठीक है, जो हमने बहिष्कार करने का जो आंदोलन शुरू किया है वो सिर्फ बंगाल तक सीमित है। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो जो आंदोलन सिर्फ बंगाल के अंदर है उसे हमें पूरे भारत के अंदर फैलाना चाहिए, और जिससे क्या होगा, इससे अंग्रेजों के खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने का इनको क्या मिलेगा, एक मौका मिलेगा, राइट। ये बात कही गोपाल कृष्ण गोखले ने और बिल्कुल ऐसा ही हुआ आगे चलकर, ठीक है। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट अच्छे से जो है पूरे भारत के अंदर क्या हो चुका था, फैल चुका था, राइट। अब स्वदेशी और बॉयकॉट की बात करें बच्चों, ये दो मेन हथियार थे एक्सट्रीमिस्ट के पास। जो चरमपंथी जो लीडर्स थे ना, जो एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे, स्वदेशी और बॉयकॉट ये उनके सबसे मेन हथियार थे, ठीक है। स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उनको यूज करो और बॉयकॉट करो किसका, विदेशी वस्तुओं का। क्योंकि आप खुद सोचो, हम पिछले काफी दिनों से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लगभग 2 महीने हो गए हमें हिस्ट्री पढ़ते हुए। तो हमने एक चीज देखी कि जब से ब्रिटिशर इंडिया में आया ना, ये पैसा 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 कर रहे हैं, ठीक है। पैसा कैसे मिल रहा है इनको, इन्हीं का सामान हमारे यहां पे बिक रहा है, हमसे ही पैसा लूट रहे हैं। तो इनका मानना यह था कि भैया एक काम ऐसा करो कि हम जो है ना इनसे क्या करेंगे, हम इनका सामान ही नहीं खरीदेंगे। जब सामान नहीं खरीदेंगे तो इनको घाटा होगा, और जब घाटा होगा तो इनको देश छोड़ के जाना ही पड़ेगा, राइट। तो स्वदेशी का मतलब क्या था, स्वदेशी का मतलब था वंस ओवर कंट्री, यानी कि हमारे ही देश की सामग्री, राइट। और इनका मेन मकसद क्या था, इनका मेन मकसद यही था कि इनके जो इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करना है। कैसे प्रमोट करेंगे, जो हमारे भारत के जो उद्योग हैं उनको कैसे प्रमोट करेंगे, ताकि जिससे हम ब्रिटिश गुड्स, जैसे हम ब्रिटिश गुड्स को क्या करेंगे, अंग्रेजी जो वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करेंगे, जिससे हमारे जो उद्योग हैं वो आगे विकास करेंगे, राइट। अब पूरे भारत के अंदर क्या हुआ, पूरे भारत के अंदर जो है ना ह्यूज बॉनफायर्स, यानी कि लोग आग जला के बैठे रहते थे, ठीक है। और वहां पर जो भी ब्रिटिश सामान आता उसके अंदर फेंकते, उसको जला देते थे, राइट। सिंपल था कि हम विदेशी वस्तुओं का जो है यूज नहीं करेंगे, राइट। स्टूडेंट्स ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बच्चों। जो स्कूल के स्टूडेंट्स थे या कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुकानदारों को मनाना शुरू किया कि भैया आप जो है ना ब्रिटिश प्रोडक्ट्स मत बेचो, अंग्रेजी जो वस्तुएं हैं, अंग्रेजी जो सामान है उसे मत बेचो, राइट। और पीपल ऑल्सो बॉयकॉटेड ब्रिटिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस, और लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों के जो स्कूल थे, जो कॉलेज थे, वहां पर जाना भी क्या कर दिया था, वहां पर जाना भी बंद कर दिया था, ठीक है बच्चों। उसके बाद भाई स्वदेशी का बेसिकली मेन मकसद पता क्या था बच्चों, स्वदेशी का वो मेन मकसद यह था कि लोगों को सेल्फ रिलायंस, या हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर बनाया जाए। अब यहां पर आत्मनिर्भर के भी दो तीन आपको पॉइंट मिलेंगे। आत्मनिर्भर अगर मैं सोशल स्फेयर में बात करूं, यानी कि अगर मैं सामाजिक रूप से देखूं आत्मनिर्भर का मतलब, तो यह था कि भाई लोगों के अंदर एक डिग्निटी होनी चाहिए, लोगों के अंदर एक आत्मसम्मान होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। ये था आत्मनिर्भर का मतलब। पॉलिटिकल स्फेयर में अगर मैं बात करूं, यानी कि राजनीति के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो इनका यह था सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि स्वराज होना चाहिए भैया, स्वराज। हम किसी के इशारों पर नहीं चलेंगे, स्वराज होगा भैया देश के अंदर। अगर हम इकोनॉमिक स्फेयर की बात करें, यानी कि आर्थिक रूप से अगर मैं बात करूं कि आत्मनिर्भर का मतलब क्या था, तो आर्थिक रूप से मतलब था कि स्ट्रेंथनिंग द इंडिजीनियस इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, यानी कि जो छोटे छोटे उद्योग थे भारत के, उनको क्या करना है, उनको स्ट्रेंथ देनी है, उनको और मजबूत करना है, ठीक है। इतने सालों से जो वो घाटे खा रहे हैं, अब उन सबका जो है मुनाफा करवाना है, समझ रहे हो। तो आत्मनिर्भर के यहां पर बहुत सारे मतलब निकलते हैं बच्चों, क्लियर है। उसके बाद द स्वदेशी हैड प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन हैंडलूम इंडस्ट्री, जो हस्तशिल्प उद्योग थे ना, जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा स्वदेशी आंदोलन का। क्यों, क्योंकि भैया काफी सालों से जो है ना, पिछले काफी सालों से जो लोग हैं वो ब्रिटिश गुड्स, अंग्रेजी वस्त्र पहन रहे थे, लेकिन अब जब ये आंदोलन हुआ तो लोग वापस खादी की ओर जाने लगे,
है ना, साड़ी की ओर जाने लगे, राइट। तो जो सिल्क वीविंग जो साड़ीज थी उन सब की तरफ जो है वो जाने लग गए थे। इवन इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एग्जाम में पूछा जाता है। 21 अक्टूबर 1905 को बच्चों भारत के अंदर, कलकत्ता के अंदर पहली बार एक यूनियन बनी और उस यूनियन का नाम था पेंटर्स यूनियन। क्या नाम था? पेंटर्स यूनियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि भारत की पहली यूनियन का नाम क्या था? तो पेंटर्स यूनियन। कहां पर बनी? कलकत्ता में। कब बनी? तो 21 अक्टूबर 1905 को, राइट। और क्या क्या हुआ उस टाइम पे? स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स जो है स्थापित की गई, स्वदेशी जो कपड़ा उद्योग थे उनकी स्थापना की गई थी, ठीक है। सोप यानी कि साबुन, मैच फैक्ट्रीज, ठीक है, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारी इंडियंस की अब होने लग गई थी, है ना। शॉप सेलिंग ओनली स्वदेशी गुड्स, ठीक है, जितनी भी दुकानें थी वो सिर्फ स्वदेशी वस्तुएं बेच रही थी, ठीक है। इवन एक व्यक्ति थे आचार्य पीसी रे, क्या नाम था? आचार्य पीसी रे। इन्होंने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स भी खोले थे। क्या खोले थे? बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स। तो ये भी एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने भी हेल्प की काफी कि ये भी क्या खोल सके? स्वदेशी स्टोर्स को खोल सके भारत के अंदर, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जो स्वदेशी मूवमेंट था ना, स्वदेशी जो मूवमेंट था, इसकी वजह से ना भारत के अंदर नेशनलिस्ट पोइट्री, राष्ट्रवादी कविताएं, ठीक है, और पत्रकारिता, इसका बहुत विकास हुआ बच्चों, ठीक है। बहुत ज्यादा विकास हुआ पोइट्री और पत्रकारिता का। बहुत सारे बंगाली जो कवि थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, रजनीकांत सेन हो गए, मुकुंद दास हो गए, सैयद अबू मोहम्मद हो गए, इन्होंने ऐसी ऐसी कविताएं लिखी जो आज भी गाई जाती हैं बच्चों, जो आज भी गाई जाती हैं, राइट। तो हम कह सकते हो कि कविताओं के सेक्शन में भी बहुत ज्यादा उस टाइम पे तरक्की हुई थी। बहुत सारी डेवलपमेंट हुई थी एजुकेशन फील्ड के अंदर भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी डेवलपमेंट देखने को मिली उस टाइम पे। जैसे 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई, ठीक है। और वैसे ही बंगाल के अंदर एक नेशनल कॉलेज भी खोला गया था जिसके प्रिंसिपल बनाए गए थे अरविंदो घोष। अरविंदो घोष की बुक है लाइफ डिवाइन, याद रखिएगा, एग्जाम में आती है कई बार, लाइफ डिवाइन। एक इनकी बुक है एशेज ऑन गीता, एशेज ऑन गीता, ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बावजूद 1906 में अरविंदो जो घोष थे ना, उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी बच्चों। क्या बनाई थी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी। क्लियर है यहां तक? आई होप यहां तक चीजें सारी समझ में आ गई होंगी बंगाल विभाजन की। अभी हम देखने वाले बच्चों असेसमेंट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट में रोल ऑफ प्रेस यानी कि मीडिया का क्या रोल था, रोल ऑफ स्टूडेंट्स का क्या रोल था, रोल ऑफ वुमेन, महिलाओं का क्या रोल था, रोल ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों का क्या रोल था, और ऑल इंडिया करेक्टर, पूरे भारत के अंदर इसका क्या प्रभाव रहा, इन सब के बारे में अभी हम पढ़ने वाले बच्चों, एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ प्रेस। प्रेस की बात करें बच्चों तो प्रेस ने सरकार पे दबाव डाला, जिससे क्या हुआ, भारत और इंग्लैंड दोनों जगह लोगों में जागरूकता आई और जनमत बना कि भैया बंगाल का जो है गलत बंटवारा रोका जा सके। यानी कि प्रेस ने इतना प्रेशर डाल दिया था ब्रिटिश सरकार के ऊपर कि जिसकी वजह से नॉट इवन इंडिया, इंग्लैंड के लोगों ने भी कहा कि नहीं भाई, ये जो बंटवारा हुआ ना, ये बिल्कुल ही गलत हुआ है, इसको खत्म करो भाई, बंगाल दोबारा से एक होना चाहिए। उस टाइम के कुछ प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर थे, कुछ बहुत ही प्रसिद्ध अखबार थे बंगाल के, ये आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है, तो ध्यान रखिएगा। के मित्रा का अखबार था संजीवनी, याद आया संजीवनी, जहां पर पहली बार जो है बंगाल विभाजन के बारे में खबर छपी थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का अखबार था बंगाली। मोतीलाल घोष जी का अखबार का नाम था अमृता बाजार पत्रिका। ब्रह्म बांधव उपाध्याय, इनके अखबार का नाम था संध्या। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल के अखबार का नाम था वंदे मातरम। बरिंद्र घोष के अखबार का नाम था युगांतर, और द्विजेंद्र नाथ टैगोर के अखबार का नाम था हिताबड़ी। ठीक है बच्चों, तो ये अखबार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? उसके बाद बच्चों रोल ऑफ स्टूडेंट्स, कि जो स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे, जो विद्यार्थी थे, उनका क्या रोल था भाई, तो स्टूडेंट प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द स्वदेशी एगिटेशन इन बंगाल। भाई स्टूडेंट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। क्यों? कि भाई जो भी दुकानें विदेशी कपड़े बेच रही थी ना, ये उनके खिलाफ क्या करते थे, पिकेटिंग का मतलब होता है बच्चों हड़ताल। ठीक है, उनकी दुकान के बाहर धरना लगा के बैठ जाते थे, ठीक है, हड़ताल करने बैठ जाते थे कि नहीं भैया तुम ये सब मत बेचो, ये सब मत बेचो, ये सब गलत है ना। और इवन जो कलकत्ता की जो गलियां थी वहां पर हर एक बंदे को कहते फिर रहे थे कि भैया आप ब्रिटिश जो इंस्टीट्यूशन है, ब्रिटिश जो संस्थाएं हैं, आप उनका क्या करें, आप उनका जो है उनका बॉयकॉट करें, आप उनका बहिष्कार करें, राइट। बदले में सरकार क्यों चुप बैठेगी? सरकार ने क्या किया? सरकार ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया।
सरकार ने एक्शन क्या लिया कि भाई जितने भी वो स्टूडेंट्स जिन भी स्कूल कॉलेजेस के थे, उन स्कूल कॉलेजेस को कहा गया, उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया कि भैया तुम अपने स्टूडेंट्स को समझाओ, ठीक है। दूसरा क्या किया गया, जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था राष्ट्रवादी आंदोलनों के अंदर, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि आप फ्यूचर में कभी भी ना तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ना ही आपको क्या मिलेगी, ना ही आपको जॉब मिलेगी। तो सरकार ने ऐसे रिस्पॉन्ड किया स्टूडेंट्स के खिलाफ, लेकिन इन सब के बावजूद स्टूडेंट्स रुके नहीं, वो अपना काम जारी रखा उन्होंने, राइट बच्चों। उसके बाद आता है रोल ऑफ वुमेन, कि भाई महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो हम कह सकते हैं कि एक रिमार्केबल कह सकते हो कि रोल था महिलाओं का। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर कह सकते हो ना, हम इतना ज्यादा मॉडर्न भारत नहीं था, इस टाइम पे इतना मॉडर्न भारत नहीं था, उसके बावजूद भी महिलाओं ने अपने घर के काम छोड़कर वो बाहर आई घर से। खासकर जो अर्बन मिडिल क्लास की महिलाएं थी, ठीक है, अर्बन जो मिडिल क्लास की महिलाएं थी, उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज में भाग लिया, जो स्वदेशी आंदोलन की जो एक्टिविटीज थी उनके अंदर भाग लिया। इवन उन्होंने और महिलाओं को बताया कि नहीं भाई हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है, ठीक है, और महिलाओं को जागरूक किया कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो है आंदोलनों में भाग ले सके। समझ में आई बच्चों? तो हम कह, इन्होंने भी क्या किया, जो भी दुकानें विदेशी माल बेच रही थी उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया, धरना प्रदर्शन किया और उनके दुकानों के बाहर हड़तालें की। तो महिलाओं का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था बच्चों, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ मुस्लिम्स का क्या क्या रोल था बच्चों। तो मुस्लिम कुछ एक लीडर्स थे, जैसे अब्दुल रसूल, ये एक बैरिस्टर थे, ठीक है, गजनवी ये एक बिजनेसमैन थे, लियाकत हुसैन ये बहुत ही फेमस लीडर थे उस टाइम के। तो इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। अच्छा, बहुत एक जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो देश के आगे चलकर पहले शिक्षा मंत्री बनेंगे, इनका जन्मदिन 11 जनवरी को होता है, सॉरी 11 नवंबर को होता है, ठीक है, और 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो इन्होंने भी रेवोल्यूशनरी मिलिटेंट्स को ज्वाइन कर लिया था, राइट। लेकिन अब हुआ क्या, एक यहां पे समझने वाली बात यह थी कि मुस्लिम जो वर्ग था ना, उसके अंदर जो सबसे बड़ा तबका था वो मिडिल और अपर क्लास का था। तो मिडिल और जो अपर क्लास जो मुस्लिम थे ना, मध्यम वर्गीय और जो अमीर मुस्लिम थे, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया। लेकिन हाँ, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट भी नहीं किया, यानी कि वो न्यूट्रल थे। वो कहते भाई हमें स्वदेशी आंदोलन से कुछ नहीं लेना, ना ही हमें कुछ अंग्रेजों से लेना है, हमें शांति से रहने दो। तो जो मिडिल और अपर क्लास मुस्लिम थे, ना तो उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, यानी कि जो राष्ट्रवादी जो नेशनलिस्ट जो लीडर थे उनका साथ दिया, ना ही ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट किया इन्होंने, राइट। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर कुछ मुसलमानों का यह मानना था, वो मतलब जो नवाब ऑफ ढाका के जो नवाब थे ईस्टर्न बंगाल के अंदर, उनके अंडर जो मुस्लिम थे ना, उनको ऐसे भड़काया जा रहा था कि भैया जो बंगाल का विभाजन हुआ है ना, उससे आप लोगों का बड़ा फायदा है। बोले क्यों? बोले पूर्वी बंगाल के अंदर, ईस्टर्न बंगाल के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी रहेगी, मुस्लिम तबका जो है मिलजुल के रहेगा यहां पे, और कोई यहां पे धर्म के लोग नहीं रहेंगे। और इसी चीज का फायदा उठाया लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, चिंगारी के अंदर ऊपर से माचिस डाल दी और ऊपर और तेल डाल दिया। क्या डाल दिया कि भैया ऐसा है, देखो आप वहां पे रह रहे थे हिंदुओं के साथ, हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या बहुत ही कम है। बोले मैंने बंगाल विभाजन किया है, उसके पीछे रीजन यही था कि मैं चाहता हूं कि जो ईस्टर्न बंगाल है ना, जो पूर्वी बंगाल है, वो मोमडन प्रोविंस बने, वो मुसलमानों का राज्य बने, मुसलमानों का प्रांत बने, जहां पर इस्लाम सबसे ऊपर होगा। बोले बाकी जगह तो हिंदू धर्म के लोग हैं, आप कैसे सर्वाइव करोगे? तो मतलब लॉर्ड कर्जन ने इस तरह से मुसलमानों को भड़काया, तो जिसमें बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का वो राजी होगा कि नहीं भाई बंगाल विभाजन बिल्कुल ठीक हुआ है, राइट बच्चों। ऑल इंडिया कैरेक्टर ऑफ द मूवमेंट, भाई भारत के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे क्या हुआ था? देखिए स्वदेशी जो मूवमेंट था वो भारत के अंदर अलग अलग कोनों तक फैल चुका था, बॉम्बे के अंदर, मद्रास के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, जो यूपी वाला एरिया है, हर जगह जो स्वदेशी मूवमेंट था वो भारत के अंदर फैल चुका था। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने जो है स्वदेशी आंदोलन को भारत के हर कोने तक पहुंचाने की कोशिश की, और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, राइट। द स्वदेशी मूवमेंट वाज सून टू इमर्ज एज ए मास पॉलिटिकल स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रेजाइम। धीरे धीरे ये जो स्वदेशी आंदोलन था, अब ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल, एक राजनीतिक स्ट्रगल बन चुका था ब्रिटिश राज के खिलाफ, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये बंगाल विभाजन का पहला पार्ट था, अभी बंगाल विभाजन कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग बंगाल विभाजन को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। आई गेस सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो वहां पर आपको मैथमेटिक्स के लेक्चर भी मिलेंगे, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।